बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको रियल एनालिसिस 2 की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने रियल एनालिसिस 2 में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डैट इज़ यूनिफॉर्म एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ ऑफ फंक्शन जो है, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू है। मैं इससे पहले 3 लेक्चर जो है वो इसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें हमने पढ़ा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होता है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की कन्वर्जेंस में हमने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो है उसके ऊपर डिस्कशन की थी। और फिर हमने सीरीज़ ऑफ फंक्शन के मुतालिक पढ़ा और फिर सीरीज़ ऑफ फंक्शंस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के मुतालिक हमने पढ़ा। फिर उसमें सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम जो है उसके मुतालिक हमने डिस्कशन की थी। तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे कोर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पर क्लिक करें और आप अपने प्रीवियस लेक्चर को बआसानी देख सकते हैं। स्पेशली आज के लेक्चर को समझने के लिए आपको जो मैंने ये पिछले 3 लेक्चर जो हैं इस चैप्टर के, वो अगर आप देख लेंगे तो फिर इसकी आपको अच्छी समझ आ जाएगी। और अगर आप यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे तो फिर शायद आपको चीज़ों की अच्छी तरीके से समझ ना आए। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आपको अगर सीरीज़ ऑफ फंक्शंस दी हुई है तो उसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए मैंने सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम जो था उसको इस्तेमाल किया था। तो आज मैं आपके सामने यहाँ पर 2 टेस्ट, इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है उनके ऊपर डिस्कशन यहाँ पर करूँगा और उन 2 टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए आप ये बता सकते हैं कि आपकी गिवन सीरीज़ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि अगर वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का क्या बनेगा। ठीक है, उसके लिए कोई टेस्ट नहीं है। देखें, अगर एक सीरीज़ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो फिर वो अंडरस्टूड है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। ठीक है, पॉइंट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इज़ अ ग्लोबल वर्ड। ठीक है, अगर वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो देन श्योर इट इज़ अ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। अच्छा, तो अब यहाँ पर जो मैं 2 टेस्ट इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, टेस्ट फॉर द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इसमें पहला टेस्ट है जी कॉशी जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़। कॉशी साहब जो है ना, ग्रेट पर्सन है जी मैथमेटिक्स की लाइन में। सही है, इन्होंने तकरीबन रियल एनालिसिस पर तो काफ़ी काम है इनका। क्या टेस्ट है जी कॉशी जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस का? कहता है कि जी आपके पास अगर एक सीरीज़ है n = 1 से इन्फिनिटी f(n)x इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ये एक सीरीज़ ऑफ फंक्शन है, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट फॉर ऑल n greater than equal to m p is greater than equal to 1 एंड x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। अगर ये इन टर्म्स का जो एब्सोल्यूट का सम है, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन हो तो हम कहेंगे कि ये जो सीरीज़ है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। ये जो आपने टर्म्स निकाली हैं, ये कौन सी टर्म्स हैं? ये आपके पास n के बाद जो टर्म्स आ रही हैं n+1, n+2, n+3 अप टू सोन n+p, और p जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब है, और p यहाँ पर एक आपके पास रियल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, जो कि 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। ठीक है, तो मतलब n+1 टर्म, n+2, n+3 तमाम टर्म्स का सम कर लें और उनका एब्सोल्यूट जो है अगर वो एप्सिलॉन से छोटा हो तो याद रखें कि वो जो सीरीज़ होगी वो आपके पास क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। सही है। एंड नेक्स्ट वन इज़ दी विस्ट्रस एम टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा काम किया है विस्ट्रस साहब ने भी। ठीक है, इनके काम को शुरू करने से पहले आपको मैं जो चीज़ बताता हूँ कि इन्होंने किस चीज़ का आइडिया से अपना ये जो थ्योरम है बनाया है। मैथमेटिक्स की एक खूबी है कि ये जब भी इसमें नई चीज़ डेवलप की जाती है तो हमेशा पिछली चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। जबकि डिफरेंट साइंसेस में सम टाइम ऐसा होता है कि जब भी कोई नई चीज़ डेवलप की जाती है हो सकता है कि वो पिछली चीज़ को कहे कि वो ठीक नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है। ये पिछली जो इन्वेंशन है उसको हमेशा सपोर्ट करके ही अगली चीज़ बनाता है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये क्या मैं बता रहा था कि ये विस्ट्रस एम टेस्ट असल में किस तरह बनाया गया है, इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री में बता दूँ। यहाँ पर आपने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा होगा सीरीज़ में, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। वो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या होता था कि हमारे पास अगर an और bn जो हैं वो 2 नॉन नेगेटिव टर्म सीरीज़ हैं नंबर सीरियल नंबर्स की, तो हम वहाँ पर कहते थे कि आपकी अगर an जो है वो लेस देन इक्वल टू bn से हो और bn जो है वो अगर कन्वर्जेंट हो, यानी बड़ी सीरीज़,
अगर ये कन्वर्जेंट हो तो देन छोटी भी कन्वर्जेंट होगी। आपको मेरे ख्याल से याद आ गया होगा, ऐसे है कि नहीं है? अगर बी एन बड़ी सीरीज वाली कन्वर्ज हो तो छोटी सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। विस्टरसैम टेस्ट जो है इन्होंने कुछ ऐसा ही इस्तेमाल किया है। इन्होंने एक सीरीज़ की कन्वर्जेंस चेक करनी है और दूसरी तरफ जो सीरीज़ रखी है जो मतलब यहाँ पर बी एन है वो उठा ही कन्वर्जेंट सीरीज़ ली है। तो अब मुझे बताएं कि अगर बी एन आपकी हमेशा कन्वर्जेंट सीरीज़ हो तो ए एन को क्या कहेंगे आप? ऑलवेज कन्वर्जेंट होगी। तो चलें अब इसकी स्टेटमेंट ज़रा पढ़ते हैं फिर। कहता है जी कि लेट ये आपके पास सीरीज़ ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस है, ये सीरीज़ ऑफ फंक्शंस है जो कि इस क्लॉज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइंड है। देन दिस सीरीज़ विल कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। ये इस सीरीज़ को हम कहेंगे कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी इफ़ देयर एग्जिस्ट अ कन्वर्जेंट सीरीज़। कहता है कि ये सीरीज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी अगर आपके पास एक सीरीज़ मिले जो कि हमेशा कन्वर्जेंट हो, और वो सीरीज़ क्या है? ये है n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एम एन। और ये जो सीरीज़ है ये आपके पास है जी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की सीरीज़। एम एन जहाँ पर जो सीरीज़ मिल रही है वो x पर डिपेंड नहीं कर रही, यानी कि वो सीरीज़ ऑफ फंक्शन नहीं है। दिस इज़ अ सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। एम एन इज़ अ, इसमें दो खूबियाँ हैं। नंबर 1 ये आपके पास कन्वर्जेंट होनी चाहिए, नंबर 2 ये सीरीज़ ऑफ रियल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो कहता है कि ये जो सीरीज़ ऑफ फंक्शन है ये कन्वर्जेंट होगी अगर आपके पास एक सीरीज़ ऑफ रियल नंबर आपको मिले इस तरह की कि इस सीरीज़ की nth टर्म जो है उसका एब्सोल्यूट ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एम एन हो। मतलब इधर से इसकी nth टर्म उठा लें, उधर से उसकी nth टर्म उठा लें, तो हर n के लिए, ठीक है, आपके पास इसका आंसर इससे छोटा होना चाहिए। लाइक एज मैं आपको कहूँ n इज इक्वल टू 1 के लिए आपके पास f1x का जो आंसर है वो लेस देन इक्वल होना चाहिए m1 से। n इज इक्वल टू 2 के लिए इसका आंसर जो है वो लेस देन इक्वल होना चाहिए m2 से। अब तो सोन ये चलता जाएगा। अच्छा, ये तो होगी इसकी स्टेटमेंट। क्या चीज़ें हैं? आपकी गिवन सीरीज़ है, सीरीज़ ऑफ फंक्शंस यानी वेरिएबल वाली सीरीज़ है, वो कन्वर्जेंट होगी यूनिफॉर्मली। विस्टरसैम टेस्ट कहता है कि अगर आपको एक दूसरी सीरीज़ मिले और वो सीरीज़ होनी चाहिए आपके पास कन्वर्जेंट, और वो सीरीज़ होनी चाहिए रियल नंबर्स की, और वो सीरीज़ ऐसी होनी चाहिए कि ये जो आपके पास एफ एन एक्स है ये एम एन से हमेशा लेस देन इक्वल होना चाहिए। या दूसरे अल्फाज में अगर इसको आसान अल्फाज में कहूँ, दिस इज़ ऑलवेज बाउंडेड बाई एम एन। आपको याद होगा कि एक फंक्शन f को आप कहते थे वो बाउंडेड है। वो बाउंडेड है अगर f ऑफ x का एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू डैट इज द पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू m, और m इज़ द पॉजिटिव रियल नंबर फॉर ऑल x बिलोंग टू द डोमेन ऑफ f। याद आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ ही है, अगर आपके पास ये f n x हर n के लिए इस m n से छोटा हो, ठीक है, देन देन हम कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आप ये जो एफ एन एक्स है ये आपके पास क्या है? बाउंडेड है एम एन से। अच्छा, और एक और बात बताएं, यहाँ पर मैं आगे इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करूँगा। ये जिस नंबर से बाउंडेड है एम एन से, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि दिस इज़ द मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन। लाइक एस आप कहते हैं कि साइन एक्स है, साइन एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है और इसका आंसर हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि साइन एक्स का जो मैक्सिमम आंसर है 1 है, और 1 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। कह सकते हैं ना कि जिस नंबर से ये बाउंडेड है इसका मतलब वो उसका मैक्सिमम है। अब इस चीज़ को हम आगे इस्तेमाल करेंगे एग्जांपल्स में। चलें, विस्टरसैम थ्योरम का हम यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। विस्टरसैम थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मैं कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस का इस्तेमाल करूँगा, और इसका विस्टरसैम थ्योरम का जो प्रूफ है ये भी पेपर में मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे आया होगा। कहता है जी कि अगर समीशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एम एन, हमने प्रूफ क्या करना है? हमने ये प्रूफ करना है कि ये एक आपके पास सीरीज़ है, सीरीज़ ऑफ फंक्शंस। इसको हमने दिखाना है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ये क्या है? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। जबकि हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो ये है कि अगर हमारे पास ये एक एम एन सीरीज़ मिलती है और वो कन्वर्जेंट भी है, और वो दूसरा ये है कि वो इस रिलेशन को भी सेटिस्फाइड करती है, तो हम ये प्रूफ करेंगे कि ये सीरीज़ हमारी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। मैंने लिखा है इफ़ n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एम एन इज़ अ कन्वर्जेंट सीरीज़ देन बाय कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या कहता है? कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ये कहता है कि ये जो सीरीज़ है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी अगर ये सारा जो एब्सोल्यूट सम है ये लेस देन एप्सिलॉन हो।
देखो जी, जो सीरीज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है इट मीन्स वो कन्वर्जेंट है, सही है। तो लिहाजा ये आपके पास एम जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है। देन बाय कॉशी जनरल प्रिंसिपल कन्वर्जेंस, इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। अब वो अप्लाई कैसे किया, ये जो बीच में चीज़ें वो लिखी कि देन बाय कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, एक आपको नेचुरल नंबर एम मिलेगा सच दैट के एन से अगली जितनी भी टर्म्स हैं mn+1, mn+2, mn+3 अप टू mn+p, इन सब का एब्सोलूट सम ऑफ एब्सोलूट इज़ ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये मैंने काशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस का इस्तेमाल किया। आप पेपर में जब भी काशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस की बात करेंगे, चाहे बीच में ना लिखें तो लाइन लगाकर ऊपर लिख दें काशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस की स्टेटमेंट सारी साइड पर, ताकि पेपर चेकर को ये आइडिया हो कि बच्चे को काशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस का पता है। अच्छा, तो ये जो सम ऑफ एब्सोलूट आ गया, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन आ गया, सही है। एंड गिवन डैट, और दूसरी बात जो गिवन है वो मेरे पास ये है कि fn(x) इज़ लेस देन इक्वल टू mn। मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं इसे इस fn(x) को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मैं इसे मिटा लेता हूँ, फिर इसे आगे डिस्कशन कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ से आगे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि अगर आप n की जगह 1 पुट करें तो f1(x) छोटा होगा m1 से या बराबर होगा, और अगर n की जगह 2 पुट करें तो f2(x) छोटा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा m2 से। यानी आप n वेरी करते रहेंगे, इसकी हर टर्म उसकी हर टर्म से छोटी होती जाएगी। तो मुझे ये बताएं कि मतलब ये है, अगर इसी तरह यहाँ पर मैं 1 2 3 टर्म और लिखता हूँ, ये आ जाएगा f3(x), ये छोटा हो जाएगा बराबर m3 से, अप टू सोन आपका fn(x) लेस देन इक्वल टू आ जाएगा mn से। ठीक है, यानी कि टर्म बाय टर्म हर इधर f वाली टर्म m वाली टर्म से छोटी है। तो अब इनका सम कर लें सब का, ठीक है, तो ये छोटी साइड का सम बड़ी वाली साइड का सम से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर आपका f1(x) प्लस f2(x) प्लस f3(x) प्लस अप टू सोन आपका जो fn(x) है, दिस सम इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एब्सोलूट m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू सोन mn। ये इससे छोटा आ जाएगा, क्लियर होगी बात क्या नहीं, ये सारा आंसर इससे छोटा आ जाएगा बाय यूजिंग 1। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी यार मुझसे जो मिस्टेक हुई, मैंने चूँकि ये दिखाना है हमारे पास जो टर्म है वो n+1 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो चाहे 1 से स्टार्ट करें या 2 से, आपकी fn वाली हर टर्म mn वाली टर्म से छोटी है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मैं इसे n+1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये n+1 होगा, यहाँ आएगा n+2, यहाँ आएगा n+3, यहाँ आएगा n+p। दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n+1, n+2, n+3, दिस इज n+p बाई यूजिंग 1 क्या कहता है, ये सारी चीज़ किससे छोटी है, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई यूजिंग 1। तो आपके पास ये सारी चीज़ एप्सिलॉन से छोटी है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, दिस इम्प्लाइज fn+1(x), fn+2(x) अप टू सोन fn+p(x) इज लेस देन एप्सिलॉन। अकॉर्डिंग टू काशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, काशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या कहता था कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी अगर ये जो सम है ये लेस देन एप्सिलॉन हो। तो बस बात ख़त्म हो गई। बाय काशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, काशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, दिस सीरीज़ कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी fn(x) कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट अब यहाँ पर चंद एक एग्जांपल देखते हैं, विस्टस एम टेस्ट का उसमें इस्तेमाल देखेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं एग्जांपल्स की तरफ। ले जी, पहली एग्जांपल हमारे पास बेटा ये है कि 1/n³ + n⁴ × x² और x आपका रियल नंबर है। इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस के मतलब आपने बताना है। मैं विस्टस एम टेस्ट का इस्तेमाल यहाँ पर करूँगा। ठीक है, आप इसे अगर सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम से सॉल्व करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं,
लेकिन वो एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर होता है। विस्टर्स एम टेस्ट में सिर्फ एक काम है कि आपने एक एम एन सीरीज़ तलाश करनी है, यानी एक ऐसी सीरीज़, बेसिक कंपैरिजन ही है असल में। आपने यहाँ पर एक ऐसी सीरीज़ तलाश करनी है जो इससे बड़ी हो हर टर्म वाइज, और दूसरा ये है कि वो आपके पास होनी चाहिए नॉन नेगेटिव वाली और कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो वो यहाँ पर हम कैसे तलाश करेंगे उसको, देखें। हेयर आपका जो x है वो एक रियल नंबर है, तो x स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपके पास यहाँ पर अगर n की पावर 4 जो है इंटू एक्स स्क्वायर कर दिया जाए और n एक नेचुरल नंबर है, तब भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यानी मैं नीचे वाली साइड बनाना चाह रहा हूँ। और अब अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पर n का क्यूब प्लस कर दूँ, तो n का क्यूब प्लस n की पावर 4 इंटू एक्स का स्क्वायर, दिस विल बिकम ग्रेटर दैन n क्यूब। और दिस विल बिकम, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ, तो n क्यूब प्लस n की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1/n क्यूब। लेकिन ये मुझे मिल गया है mn, दिस इज़ माई mn। अब अगली बात ये है कि ये जो mn है, ये जो mn सीरीज़ है, क्या ये एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है कि नहीं है, वो आपने देखना है। तो आपने हार्मोनिक, हाइपर हार्मोनिक या पी सीरीज़ के मतलब पढ़ा था। पी सीरीज़ आप जानते हैं, समीशन n इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/n की पावर p, दिस इज़ कॉल्ड पी सीरीज़। दिस इज़ कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट होती है इफ़ आपका जो p है वो 1 से बड़ा हो, और डाइवर्जेंट होती है जब लेस देन इक्वल टू 1 हो। तो यहाँ पर हमारा जो p है वो 3 है, तो आगे आप लिखेंगे एज समीशन 1 से इन्फिनिटी 1/n क्यूब इज़ अ p सीरीज़ with p equal to 3 with p equal to 3 is always convergent। ये कन्वर्जेंट है, always convergent। अच्छा, अब बेसिक कंपैरिजन तो सिर्फ ये कहता है कि अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो लिहाजा छोटी सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। तो अगर मैं सिर्फ बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से देखूं तो फिर ये मेरी गिवन सीरीज़ कन्वर्ज करती है। लेकिन अगर मैं इसे mn टेस्ट से देखूं तो mn टेस्ट ये कहता है कि अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो फिर छोटी वाली क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर बेसिक कंपैरिजन लिखना नहीं है हमने। ठीक है, बेसिक कंपैरिजन असल से उस बेस से इसने mn टेस्ट बनाया है। ठीक है, आपने पेपर में ऐसे लिखना है हेंस बाय विस्ट्रस M test, Vistress M test given series converges uniformly, बस ये ख़त्म हो गई बात। अब मैं आपके पास एक सेकंड एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, और उस एग्जांपल में जो ये जो mn सीरीज़ है हमारी, ठीक है, वो किस तरीके से हमने फाइंड करनी है, उसका एक नया मेथड आपको मैं बताता हूँ। हर मर्तबा इस तरह कंपैरिजन करके सीरीज़ मालूम करना आसान नहीं होता। ठीक है, जहाँ पर आप इस तरह कंपैरिजन करके मालूम कर सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आसानी से हो जाएगा, लेकिन हर मर्तबा ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको एक नया मेथड बताऊँगा जिसके ज़रिए आप mn सीरीज़ को फाइंड करते हैं। तो इसको मिटाते हैं फिर। ले बेटा, यहाँ पर जो सीरीज़ मैंने लिखी है वो है x/n × 1 + nx²। चेक करना है कि क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर जो मेथड है वो चेंज क्यों कर रहा हूँ मैं, पहली बात सुन लें। एक्चुअली आप देखें नोमिनेटर में, यहाँ ऊपर पहली वाली सीरीज़ में नोमिनेटर में 1 लिखा था, यहाँ पर नोमिनेटर में लिखा x। तो जब नोमिनेटर में x आ जाए ना, तो फिर वो जो सीरीज़ है ना, आप कंपैरिजन वाले मेथड से mn वाली सीरीज़ नहीं तलाश कर सकते। उसकी वजह क्या है, आप यहाँ पर नीचे तो शायद वो डिनोमिनेटर से तो कंपैरिजन करके बना सकते हैं, लेकिन आप अगर नोमिनेटर बनाने के लिए जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपकी दूसरी सीरीज़ बनेगी mn वाली, तो वो उसमें भी x आ जाएगा आपके पास। और आप जानते हैं कि mn जो सीरीज़ बनानी है हमने, वो आपके पास होनी चाहिए नंबर्स वाली सीरीज़। ठीक है,
तो अब यहाँ पर जो हमने करना है वो क्या काम करना है, कंसेप्ट क्या इस्तेमाल करना है एक्चुअली, समझ आएगी नहीं। जब भी नोमिनेटर में एक्स आ जाए ना तो वहाँ पर फिर वो वाला कंपैरिजन वाला मेथड नहीं चलता, फिर आपको जो मैं बताने लगा हूँ आपने उसी तरह ही करना है। हमने ये देखा है कि एम एन विस्टरसैम टेस्ट में आपका एफ एन एक्स जो है वो शुड बी लेस देन इक्वल टू एम एन, ठीक है। तो फिर जब ये एम एन से छोटा होता है तो फिर हम जो एम एन सीरीज़ है वो हम तलाश कर लेते हैं। तो पहले मैंने क्या करना है, मैंने वो एम एन तलाश करने के लिए एक ऐसी इसकी राइट साइड वो वाली साइड तलाश करनी है जिसके लिए ये हमेशा छोटा हो, यानी जिसके लिए ये बाउंडेड हो इससे। जैसे अभी मैंने पहले आपको बता रहा था वो कंसेप्ट इस्तेमाल करूँगा कि इन दिस केस दिस एम एन इज़ कॉल्ड द मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन। एक्चुअली हेयर एम एन इज़ इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ एन एक्स, यहाँ पर ये इसका मैक्सिमम है। और किसी फंक्शन का मैक्सिमम किस तरीके से मालूम करते हैं, फंक्शन का मैक्सिमम मालूम करने के लिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में एक्सट्रीमा फंक्शन आपने पढ़ा है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज दो तरह की हैं, मैक्सिमम मिनिमम। तो वो किस तरह करते थे, आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते थे, क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, फिर उस क्रिटिकल पॉइंट को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करते थे। वो यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ, लेट इस सीरीज़ की nth टर्म जो कि एक फंक्शन है उसको एफ एन एक्स लेट कर लिया n इंटू 1 प्लस एन एक्स का स्क्वायर, ठीक होगी बात ये। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले इसका निकालता हूँ डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या निकलाएगा, किस तरह निकलेगा जी, क्वोशंट रूल से। लें जी, तो ये आ जाएगा यहाँ पर जो ये n है ये तो कांस्टेंट है, इसको पहले हम बाहर लिख लेते हैं। डेरिवेटिव वेरिएबल वाली रकम का लेना आपने, यानी नीचे आ जाएगा 1 प्लस एन इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे वाली एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस, अब ऊपर वाली एज इट इज़ और नीचे वाली का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2nx। बता देना भाई जहाँ से गलती होगी, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया 1 प्लस एन इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2n इंटू एक्स का स्क्वायर ओवर 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर, दिस विल बिकम 1 ओवर n इंटू 1 माइनस एन एक्स का स्क्वायर ओवर 1 प्लस एन एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमारा पहला डेरिवेटिव आ गया। फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट एफ एन डैश एक्स इक्वल टू 0। इसको 0 को इक्वल पुट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 ओवर n इंटू 1 माइनस एन एक्स का स्क्वायर ओवर 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपका नोमिनेटर जो है वो 0 हो जाएगा सारा, 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर होल इक्वल टू 0। दिस विल बिकम एन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 implies x square is equal to 1 by n implies x is equal to plus minus 1 over under root n. These are the two critical points. अब इन दो क्रिटिकल पॉइंट्स को आपने चेक करना है मैक्सिमम है या मिनिमम है। उसके लिए एक तो ये कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इस्तेमाल कर लें, या दूसरा ये कि हम इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इस्तेमाल करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव इसका ले लेते हैं। तो मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ जाना प्रेफर करता हूँ। यहाँ पर हम अब यहाँ पर इसका दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं, एफ एन डबल डैश एक्स। 1 ओवर n बाहर आ जाएगा ये वाला, इस पर दोबारा हम क्वोशंट रूल इस्तेमाल करेंगे। दिस विल बिकम 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर की पावर स्क्वायर है, यानी 4 हो जाएगी इसमें तो पावर, ऐसी ही है ना। अच्छा, ये नीचे वाला एज इट इज ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एन इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या बनेगा -2nx माइनस फार्मूले का। अब ऊपर वाला एज इट इज़ 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, नीचे वाली वैल्यू ये है सारी, यानी कि ये हाँ ये सारी, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये आएगा 2 इंटू 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, और फिर अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव वो क्या बनेगा 2nx इंटू 2nx।
ठीक हो गई बात ये कि नहीं? अच्छा, अब कुछ जो चीज़ें कॉमन निकलती हैं आप उनको कॉमन निकाल लें। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं मज़ीद इसे। 1/n इंटू ये बन गया -2nx इंटू 1 प्लस nx स्केयर का स्केयर 2 to the 4 4nx माइनस 4nx, और इन दोनों को आप चाहे मल्टीप्लाई ना करें, इसको ऐसे रहने देते हैं, यानी 1 माइनस एन एक्स स्केयर इंटू 1 प्लस एन एक्स का स्केयर ओवर 1 प्लस एन एक्स स्केयर की पावर 4। थोड़ा सा कैलकुलेशन की वजह से लंबा हो गया है क्वेश्चन, डेरिवेटिव लेना ज़रा मुश्किल है, थोड़ा मतलब लेंथी है। अच्छा, नोमिनेटर से क्या कॉमन आएगा? नोमिनेटर से एक तो आप ये -2nx कॉमन निकालें, -2nx, और इसके साथ ये वाली 1 प्लस एन एक्स स्केयर का ये कॉमन निकालें, ये वाली टर्म 1 प्लस एन एक्स का स्केयर, ये कॉमन लेंगे। बाकी आपके पास क्या बच जाएगा? ये बाहर चले गए, यहाँ रह गया 1 प्लस एन एक्स का स्केयर, 1 प्लस एन एक्स का स्केयर, यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस, ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस एन एक्स स्केयर ओवर 1 प्लस एन एक्स के स्केयर की पावर 4। अब कुछ कैंसिलेशन होगी, कैंसिल वगैरह करते हैं, देखते हैं बाकी क्या बचता है। एन एन से कट जाएगा, ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, ये इससे कट जाता है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो दिस विल बिकम, सेकेंड डेरिवेटिव विल बिकम 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4, -4x ओवर 1 प्लस एन एक्स की स्केयर की पावर 3। ये इसका आ गया सेकेंड डेरिवेटिव। अब इस सेकेंड डेरिवेटिव में आपने अपना क्रिटिकल पॉइंट बारी बारी पुट करने हैं और आंसर चेक करना है कि किस नेगेटिव है पॉजिटिव किस पर है, ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ पर थोड़ी सी यार करेक्शन हमने करनी है। जब यहाँ से मैंने 2nx कॉमन निकाला है, -2nx कॉमन निकाला है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इधर 2 रह गया। तो यहाँ पर आपके पास जो करेक्शन होगी वो आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 2 इंटू दिस। अब हमारे पास जो बाहर तो ठीक है कैंसलेशन हो जाएगी, यहाँ पर अंदर जो है ना वो चीज़ें कुछ ऐसी रह जाएंगी। बाहर ये कट गया, बाहर रह गया हमारे पास -2x, और अंदर क्या बनेगा 1 प्लस एन एक्स का स्केयर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें 2 माइनस 2nx का स्केयर ओवर 1 प्लस एन एक्स स्केयर की पावर 3। अच्छा, ये आ गया -2x, ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस एन एक्स का स्केयर ओवर 1 प्लस एन एक्स स्केयर होल पावर क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया इसका सेकंड डेरिवेटिव। अब इस सेकंड डेरिवेटिव में हम यहाँ पर ये वाले क्रिटिकल पॉइंट बारी बारी पुट करते हैं और चेक करते हैं कि ये आंसर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। ले बेटा, अब यहाँ पर अब आप क्रिटिकल पॉइंट, पहला क्रिटिकल पॉइंट पुट करते हैं हम, x की जगह 1/√n, बस आपने ये देखना है इसके दूसरे डेरिवेटिव में आंसर नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है। जब आप यहाँ पर इस ब्रैकेट नीचे देखें जी, नीचे पुट करेंगे, नीचे तो स्केयर है, नीचे वाली रकम पॉजिटिव है, क्यूब है वो भी पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर पुट करते हैं तो x का स्केयर यानी कि ये क्या बनेगा, ये आएगा 3 माइनस एन इंटू 1/√n का स्केयर। ये स्केयर होकर अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 2, ये 2 हो गया, ये भी 2, ये पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, इधर पुट करेंगे, ये बाहर माइनस का निशान है, ये नेगेटिव हो जाएगा। इस पर आंसर आएगा इसका <0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/√n एट x इज इक्वल टू 1/√n हमारा जो फंक्शन है हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। इसके ऊपर हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखता है, इस पर मैक्सिमम रखता है। दूसरा पॉइंट आप पुट करके देखेंगे -1/√n, उस पर फंक्शन आपका मिनिमम वैल्यू रखता होगा, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव में आप क्रिटिकल पॉइंट पुट करें और आंसर नेगेटिव आ जाए, देन एट दैट दिस पॉइंट इज द मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। अच्छा, वो मैक्सिमम वैल्यू है क्या, एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज, एंड द मैक्सिमम वैल्यू
मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है, इज़, वो कैसे निकलेगी, इस पॉइंट को उठाकर 1/√n को उठाकर अपने इस फंक्शन में पुट कर दें आप, ठीक है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं इसको, इधर पुट करें ज़रा, क्या बनता है, x की जगह 1/√n पुट किया, n इंटू 1 प्लस n, यहाँ पर x की जगह √n पुट किया तो ये रह गया 1/n, ये इससे कट गया, 1 + 1 कितना हो गया 2, यह आ गया जी आपके पास 1/√n/2n। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 1/√n इंटू, यानी कि ये नीचे आ जाएगा इंटू 2n, दिस विल बिकम 1/2n की पावर 3/2, ठीक है। तो हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू निकली है वो 1/2 इंटू n की पावर 3/2 निकलाई, सही है। लो जी, ये वो नंबर है mn, दिस इज़ आवर mn सीरीज़। और इसको मज़ीद थोड़ा सा आगे और मज़ीद लिख सकते हैं, क्या ये नंबर इससे छोटा है 1/n की पावर 3/2 से, मतलब बीच में से मैंने सीरीज़ में से कांस्टेंट बीच में से हटाना है, ठीक है। सो आवर mn इज़, सो आवर mn इज इक्वल टू 1/n की पावर 3/2। क्लियर होगी बात कि नहीं। अब अगली बात, बाय वीस्ट्रस एम टेस्ट आपने आगे देखना है, एज सबसे पहले इस सीरीज़ का मतलब बताएं, ये कन्वर्ज करती है, डिवर्ज करती है। दिस इज़ आल्सो पी सीरीज़ विद p 3/2 है 1.5, ठीक है। तो p सीरीज़ मैंने अभी आपको बता चुका हूँ, जब p आपको 1 से बड़ा होता है तो सीरीज़ हमेशा कन्वर्ज करती है। दिस इज़ आवर कन्वर्जेंट सीरीज़, ये हमारी कन्वर्जेंट सीरीज़ हो गई। आगे आपने वही लिखना है जिसमें मैंने पहले लिखा है, बाय वीस्ट्रस एम टेस्ट गिवन सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। तो आपकी ये भी सीरीज़ जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है, कंपैरिजन टेस्ट से तो सिर्फ कन्वर्ज करती है, वीस्ट्रस एम टेस्ट से चूँकि ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है बड़ी वाली, लिहाजा आपकी गिवन सीरीज़ भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, ठीक है। एक और सिंगल एग्जांपल लेते हैं, छोटी सी एग्जांपल है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ले बेटा, नेक्स्ट एंड द लास्ट एग्जांपल, आपने सीरीज़ की कन्वर्जन चेक करनी है। ऊपर साइन लिखा हुआ है और नीचे लिखा है n इंटू n+1। ये एंगल में, साइन के एंगल में ऊपर सिर्फ x² इंटू n इंटू x² लिखा हुआ है। ये ना हो गया आप ऊपर से x² कॉमन निकालें, अंदर बचे n+1, इसे कैंसिल कर दें, वो उसके एंगल में नहीं है, यानी ये डिनोमिनेटर है। अच्छा, यहाँ पर मैं जो मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ वो आपने पहले भी क्वेश्चन किए हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, साइन हो या कोज हो, आप एब्सोल्यूट वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, हेयर साइन x² प्लस nx² ओवर n इंटू n+1 एब्सोल्यूट विच इज़ इक्वल टू, नीचे तो जारी सी बात है ये n और n+1 नेचुरल नंबर्स हैं, इनके ऊपर एब्सोल्यूट लेने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर x रियल नंबर है, ठीक है, और वो भी अलग है, वो आपके पास स्केयर होने की वजह से पॉजिटिव है, लेकिन साइन का आंसर नेगेटिव हो सकता है। तो ऊपर आएगा आपके पास एब्सोल्यूट, यानी कि ऊपर x ऐसे लिख दिया और नीचे मैंने इसको एब्सोल्यूट से बाहर निकाल दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर जो कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ये है कि आप जानते हैं कि जी आपके पास साइन फंक्शन जो है साइन थीटा एब्सोल्यूट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट आपके पास दिस विल बिकम, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, ऊपर नोमिनेटर में 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा n इंटू n+1। अच्छा, अब नीचे जो n इंटू n+1 है उसको हम लिख सकते हैं n का स्क्वायर प्लस n, ऐसे ही है। अब मुझे बताएं कि 1/n² प्लस n जो है ये छोटा है या 1/n² छोटा है। जाहिर सी बात है ये n² प्लस n डिनोमिनेटर में जो नंबर है n² प्लस n ये बड़ा है n² से, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ n² प्लस n इज़ ग्रेटर देन n², ऐसी है। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे दिस विल बिकम लेस देन, तो ये आपके पास लेस देन आ गया 1/n² से। नहीं जी, आपको mn मिल गया है, mn सीरीज़, और ये आप जानते हैं कौन सी सीरीज़ है, आयलर सीरीज़ है। आगे आप लिखेंगे एज समीशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/n² इज़ एन आयलर सीरीज़, और आयलर सीरीज़ है, आयलर भी p सीरीज़ होती है जिसमें p2 होता है, इज आयलर सीरीज़ विच ऑलवेज कन्वर्जेंट, which always converges. So by Weierstrass M test, Weierstrass M test
गिवन सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो आपकी गिवन सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है। क्लियर होगी बात, क्या नहीं होगी? आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, ठीक है। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाजमन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।